नमस्कार दोस्तों, हम आए दिन सुनते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री का कोई ना कोई बड़ा स्टार किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी को बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी को बनाता है। वो जो फिल्म में करके दिखाता है वो रियल लाइफ में दिखा के करने का प्रयास करता है। अभी के रिसेंट के केस में हमने देखा था कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार पवन कल्याण ने पार्टी बनाई थी और अभी विधानसभा में इनकी पार्टी ने काफी बम्पर जीत दर्ज की है और ये इस वक्त आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी कड़ी में तमिल सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार विजय ने भी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है और ये भी अब 2026 में तमिलनाडु के जो विधानसभा का चुनाव होगा वो लड़ने वाले हैं। तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे वो पुराने टाइम के हो, अभी के टाइम के हो, राजनीतिक पार्टियां लॉन्च करते रहे हैं और कुछ लोग तो मुख्यमंत्री तक बने हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ये जो हमारी नॉर्थ की, उत्तर भारत की या बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके जो बड़े बड़े एक्टर्स है, चाहे वो पुराने एक्टर्स हो चाहे नए एक्टर्स हो, खुद की कभी इन्होंने कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। अब तक के इतिहास में, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अब तक के इतिहास में किसी भी बॉलीवुड के बड़े स्टार ने, किसी बड़े सुपरस्टार ने, चाहे वो पुराने टाइम का हो, अभी के टाइम का हो, किसी भी प्रकार की अपने खुद की राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। क्या वजह है इसकी, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। काम में सबसे आगे कौन सी है? तमिल फिल्म इंडस्ट्री, यानी तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा की जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है वो सबसे आगे है। तमिलनाडु में एक जानी मानी फेमस पार्टी हुआ करती थी, डीएमके। डीएमके पार्टी को 1949 में अन्ना दुरै ने बनाया था और डीएमके पार्टी से दो बड़े फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज आदमी जुड़ जाते हैं। इनका नाम आप जानते हैं, यह है करुणानिधि। ये स्क्रीन राइटर हुआ करते थे पुराने टाइम पे और इनका नाम आप जानते हैं एमजीआर, है ना, एमजी रामचंद्रन। तो डीएमके एक ग्रांड ओल्ड पार्टी है तमिलनाडु के अंदर। इससे दो फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज व्यक्ति जुड़ जाते हैं, एक तो स्क्रीन राइटर करुणानिधि और उस टाइम के जाने माने सुपरस्टार तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एमजीआर जुड़ जाते हैं। अब शुरुआत में तो दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर बाद में अन्ना दुरै की मृत्यु के बाद बात आती है कि अब पार्टी को संभालेगा कौन, तो दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन जाते हैं। पहले दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि पार्टी की कमान, डीएमके पार्टी की कमान करुणानिधि के हाथ में आ जाती है और करुणानिधि 18 वर्ष तक, अलग अलग टाइम पे लगभग 18 साल तक ये क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के और डीएमके पार्टी को उन्होंने संभाला है। जब डीएमके पार्टी इनके हाथ में चली जाती है, उसी टाइम पे जो एमजीआर है, जो कि इनके फ्रेंड ही है, उस टाइम के पक्के दोस्त हैं, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली 1972 में, एआईडीएमके। और ये भी लगभग 1977 से लेकर 1987 तक लगभग 10 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो कभी दोस्त हुआ करते थे, डीएमके पार्टी से जुड़े, फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर जब डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथ में आ जाती है तो फिर ये नई पार्टी लॉन्च कर लेते हैं 1972 में, एआईडीएमके। करुणानिधि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले तमिलनाडु के, ये एक स्क्रीन राइटर हुआ करते थे, फिल्म इंडस्ट्री से आते थे, ये जाने माने सुपरस्टार उस टाइम के हुआ करते। इन्होंने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी इनकी दुश्मन होने के चक्कर में और एआईडीएमके इन्होंने पार्टी बनाई और 10 साल तक आपको पता है चीफ मिनिस्टर है। इसी कड़ी में जब एमजीआर की डेथ हो गई, जिन्होंने एआईडीएमके पार्टी बनाई थी, उसके बाद में फिर पार्टी का विभाजन हो जाता है। कुछ लोगों ने इनकी पत्नी को सपोर्ट किया, वीएन जानकी, ये एमजीआर की पत्नी हुआ करती थी। और एक आपने नाम सुना होगा जयललिता का, जिनको बड़े ही आदर से, मान से तमिलनाडु में देखा जाता है, इनको अम्मा भी कहा जाता है। जयललिता और एमजीआर के बीच में आपको पता है कि प्यार था। इन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार बड़ा गहरा था। तो इनकी डेथ के बाद एआईडीएमके पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो वीएन जानकी यानी इनकी पत्नी के हाथ में चली जाती है एक ब्रांच, और एक ब्रांच इनके हाथ में चली जाती है। जो मेन ब्रांच है एआईएडीएमके की, वो जयललिता के खाते में चली जाती है। और फिर जब जयललिता बाद में कांग्रेस से मिल जाती है, और आपने ये भी सुना होगा कि जयललिता को तमिलनाडु की विधानसभा में साड़ी खींची गई थी, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और इनके साथ गलत टिप्पणी की गई थी कि ये नचनिया चलाएगी राज्य को, ये नाचने वाली, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली, है ना, ठुमके लगाने वाली ये औरत तमिलनाडु की विधानसभा में बैठेगी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेगी, तमिलनाडु को चलाएगी। तो अभद्र टिप्पणियां की गई, व्यवहार गलत किया गया और इनकी तमिलनाडु की विधानसभा में साड़ी भी खींच दी गई थी। आपको पता है, ये उसी टाइम की तस्वीर है। और अम्मा ने उस टाइम पे कसम भी खाई थी कि जब तक मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊंगी ना, तब तक इस तमिलनाडु की विधानसभा में कदम नहीं रखूंगी। और समय आया 1991 में ये मुख्यमंत्री बनकर पहली बार तमिलनाडु की विधानसभा में एंटर करती है। तो ये भी लगभग अलग अलग टाइम पे 14 साल तक
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है, ये भी जानी मानी सुपरस्टार हुआ करती थी तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री की। फिर इसी टाइम की बात है जब एमजीआर की मृत्यु के बाद, ठीक है, एमजीआर की मृत्यु के बाद जब ये एआईडीएमके पार्टी दो भागों में बट गई, एक तो वीएन जानकी के खाते में चली गई और एक जयललिता के खाते में चली गई। मेन पार्टी को लीड किया जयललिता ने और जयललिता ने बाद में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो उसी टाइम पे साउथ में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार शिवाजी गणेशन हुआ करते थे। शिवाजी गणेशन का भी मतभेद हो गया और इन्होंने भी एक नई पार्टी लॉन्च कर दी, टीएमएम। शिवाजी गणेशन जो कि जाने माने सुपरस्टार हुआ करते तमिल सिनेमा के, इन्होंने टीएमएम पार्टी लॉन्च की थी 1988 में। तमिल सिनेमा के जाने माने एक बड़े सुपरस्टार जिनका नाम था विजयकांत, विजयकांत ने डीएमडीके लॉन्च की 2005 के आसपास। अभी के जो सुपरस्टार है तमिल सिनेमा के, उनमें अगर हम बात करें, रजनीकांत साहब इस वक्त बड़े सुपरस्टार है तमिल सिनेमा के, इन्होंने 2017 में आरएमएम पार्टी लॉन्च की, अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की। कमल हसन साहब जाने माने सुपरस्टार है, इन्होंने 2018 में अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की। और अभी रिसेंट में जो आग लगा रखी है वो विजय ने लगा रखी है। विजय ने तमिलनाडु में तूफान मचा रखा है। इन्होंने तमिल वेट्री कड़गम नाम की एक पार्टी लॉन्च की अभी 2024 में और ऐलान किया कि 2026 में जो चुनाव होने वाला है तमिलनाडु की विधानसभा का, उसमें 234 सीटों पर, पूरी की पूरी सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हो, ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये खुद की पार्टियां बना रहे हैं, खुद की राजनीतिक पार्टियां लॉन्च कर रहे हैं। वो काम जो ये फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं वो रियल लाइफ में करने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में तमिलनाडु में सबसे लेटेस्ट जो न्यूज में है वो विजय है, क्योंकि इन्होंने खुद की एक नई राजनीतिक पार्टी बना रखी है। अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चलती है, तेलुगु भाषा बोलती है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपने जूनियर एनटीआर का नाम सुना होगा। जूनियर एनटीआर के दादाजी एनटी रामाराव की बात करें तो एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी आंध्र प्रदेश के अंदर और 1982 में, और ये 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो आज के टाइम पे चंद्रबाबू नायडू चला रहे हैं ना, वो पार्टी कभी इन्होंने बनाई थी, है ना, एनटी रामाराव। ये आज के टाइम के जो सुपरस्टार है जूनियर एनटीआर, RRR मूवी के एक एक्टर हैं जूनियर एनटीआर, उनके दादाजी हुआ करते थे। और आपने इनका नाम सुना होगा, यह है चिरंजीवी। चिरंजीवी ने भी पीआरपी पार्टी बनाई 2008 में, ठीक है, ज्यादा चली नहीं। और अभी आपने देखा होगा जनसेना पार्टी, चिरंजीवी के छोटे भाई हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण ने खुद की पार्टी लॉन्च की थी 2014 में, जनसेना पार्टी। और अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, कौन सा, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में 21 सीटों पर इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 21 में से 21 सीटें इनकी पार्टी ने जीती, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी को इस वक्त कौन चला रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के साथ जनसेना पार्टी ने गठबंधन किया और दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 151 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव लड़ा, 21 सीटों पर जनसेना पार्टी ने चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग की गई थी और 21 की 21 सीटों को उन्होंने जीता। और इस वक्त ये क्या है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ये हमने देखा है। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इन सब लोगों ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना रखी है, पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन कर भी लिया है तो बाद में अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर देते हैं, इतना बड़ा इनका प्रभाव देखता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अब तक के इतिहास में, ये जो 100 साल का इतिहास है, इस इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार ने, चाहे पुराने टाइम का हो अभी के टाइम का हो, अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की हो। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने किसी पार्टी को तो लॉन्च किया लेकिन खुद की पार्टी नहीं बनाई। जैसे 1984 में अमिताभ बच्चन ने और 1984 में सुनील दत्त ने, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। उसके बाद में 1991 में राजेश खन्ना ने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में 1997 में आपने विनोद खन्ना का नाम सुना होगा, है ना, अक्षय खन्ना के पिताजी विनोद खन्ना ने 1997 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। किसने, विनोद खन्ना साहब ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। कौन सी साल में, 1997 में। सुनील दत्त साहब 5 बार एमपी रह चुके हैं, विनोद खन्ना साहब 4 बार एमपी रह चुके हैं, सुनील दत्त साहब 2 बार तो मंत्री रह चुके हैं, और ये जो विनोद खन्ना साहब है ये भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं। सुनील दत्त साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और विनोद खन्ना साहब बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र ने, गोविंदा ने, ठीक है, धर्मेंद्र हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे जया बच्चन हो, चाहे जया प्रदा हो, इन सब ने किसी न किसी पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को ज्वाइन किया है। अभी रिसेंट के टाइम में आपने देखा होगा सनी देओल ने बीजेपी को ज्वाइन किया। इधर से अगर आप देखो भोजपुरी के जो स्टार्स होते हैं, भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार, उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया वो बड़ी बात नहीं है। ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ये बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी खुद की पार्टी को कभी लॉन्च नहीं किया।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, खुद की पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, सब कुछ अपने हाथ में रखकर जो वो फिल्म में करते हैं वो रियल लाइफ में करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा में कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां पर ये लोग किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में बॉलीवुड में कभी भी किसी भी बड़े सुपरस्टार के द्वारा, बड़े एक्टर के द्वारा अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी कभी बनाई गई नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों नहीं ये बनाते पॉलिटिकल पार्टी, क्या खतरा इससे? सबसे पहला खतरा तो क्या है? लोकप्रियता की कमी। अगर हम इसमें कारणों की बात कर ले तो सबसे पहला तो कारण क्या है? लोकप्रियता की कमी। ये लोग अपना पूरा का पूरा जान लगाकर मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त करते हैं, एक छोटे से मुकाम से उस मुकाम पर पहुंचते हैं, जनता इनको भगवान मानती है, तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, पूरी जनता को इनके द्वारा प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो जब ये किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके सम्मान में कमी आ जाती है, लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में कमी आ जाती है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव खत्म हो जाता है। जब आप राजनीति में चले जाते हैं तो आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर आप कम टाइम दे पाते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव खत्म हो जाता है। दूसरा, फिर तीसरा, फिल्म नहीं चल पाती है, फिल्म चल नहीं पाते, क्योंकि जब आप एक किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस बट जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो साउथ के सुपरस्टार्स होते हैं ना, साउथ के सुपरस्टार्स क्या करते हैं? खुद की पार्टी बनाते हैं तो ऑडियंस बटती नहीं है। खुद की पार्टी बना रखी है, तो अब जैसे विजय है, विजय ने टीवी के पार्टी बनाई है तो खुद की पार्टी है, अब ऑडियंस बचेगी नहीं, जो भी लोग उनसे प्यार करते हैं सारे के सारे वोट इनके खाते में आएंगे। ये नॉर्थ वाले जो अपने बॉलीवुड के सुपरस्टार से ये क्या करते हैं? खुद की पार्टी तो बनाते नहीं है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को, तो फिर ऑडियंस बट जाती है। जैसे मान लो किसी सुपरस्टार ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो फिर जो कांग्रेस से जुड़ी हुई जनता है वो उसको वोट नहीं डालेगी, किसी ने यदि कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी से जुड़ी हुई जनता फिर उसको वोट नहीं डालेगी, तो ऑडियंस बट जाती है इस वजह से, और फिल्म नहीं चल पाती है। अगला कारण, फिल्म करियर खत्म होने की कगार पर हो जाता है, और इसके एग्जांपल हमने देखे भी है। सुनील दत्त साहब ने 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था तो फिल्म इंडस्ट्री का करियर इनका खत्म हो गया, फिर ये एमपी बनते रहे। आपने देखा होगा विनोद खन्ना साहब को, इन्होंने जब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो फिर ये पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो गए, इनका करियर खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन ने तो अपने आप को संभाल लिया, अमिताभ बच्चन को तो कन्विंस किया था किसने? अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त को राजीव गांधी साहब ने कन्विंस किया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कि इंदिरा गांधी मेरी माताजी की मृत्यु होगी, आप दोनों राजनीति में आइए, बड़े नेता हो। तो 1984 से 1987 के आसपास 3-4 साल तक एमपी रहे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन को समझ में आ गया कि राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है, राजनीति मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है, तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन ने तो अपने आप को संभाल लिया, बाकी लोग सुनील दत्त साहब और ये विनोद खन्ना साहब राजनीति से जुड़े रहे। इसके अलावा काम पर फोकस नहीं आता, सिंपल सी बात है, आप जो काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सारा का सारा ध्यान वहां पर लगाते हैं, हर एक चीज को छोटे से बड़े पैमाने पर देखते हैं, अपनी एक्टिंग को इंप्रूव करते चलते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं चल पाता है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे कारणों की वजह से जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं वो खुद की पार्टी लॉन्च नहीं करते हैं या राजनीति में कम ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उनका करियर खत्म होने हो सकता है, ऑडियंस बढ़ जाती है, फिल्म नहीं चलती है, मान सम्मान स्वाभिमान में कमी हो जाती है। लेकिन जो साउथ के फिल्म एक्टर्स है वो जो फिल्म में करते हैं वो रियल लाइफ में करके बताना चाहते हैं, वो जो रील में करते हैं, ठीक है, वो रियल में करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं उनको क्या बनाना चाहिए? खुद की पार्टी बनानी चाहिए ताकि ऑडियंस बटे नहीं। अगर आपकी खुद की जब पार्टी होती है ना तो जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपको चाहते हैं, वो सारे के सारे वोट आपके खाते में आएंगे। लेकिन जब आप किसी पार्टी को पर्टिकुलर ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को, उसके बाद में ऑडियंस बढ़ जाती है, आपका वहां पर सम्मान को खतरा हो जाता है और वहां पर जीतने की आशंका थोड़ी कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।